गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। कैसे हैं बच्चों? मज़ा आ रहा है ना? जो लेक्चर चल रहा है बेटा, ये आप ही लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। इतनी मेहनत करके मेरा एक केवल मात्र उद्देश्य है कि जो भी छोटा छोटा पॉइंट दे रखा है बेटा, आपको आसानी से समझा सकूं। बेटा कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताता हूं, उसको आप ग्रैप्स करने की इच्छा व्यक्त करें। ठीक है जी, ग्रैप्स करें, क्योंकि बेटा आज नहीं कल ये चीज़ें आपको पढ़नी है। बेटा अगर आप आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिटेल में भी आना चाहिए। क्लियर है जी? तो बेटा आज मैं आपके सामने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली अगर बोलूँ तो ये लेक्चर और इसके बाद एक और लेक्चर और हमारा लाइव प्रोसेस इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा, शायद आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा कहीं ना मिले जहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे। और आप अगर ये नोट्स बनाते हैं बेटा, आप अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करोगे अपने सीबीएसई के एग्जाम में। ये मेरा पक्का वादा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बेटा हमारा एक्सक्रीशन का एक कॉमन चैप्टर, या अगर बोलूँ तो बेसिक लेक्चर हो गया था बेटा। वही मैं वहाँ से बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज हम पूरी तरह से पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन के अंदर में एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटा किस तरह से सुसु सुसु का फॉर्मेशन होता है, यानी बेटा जी यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर में। इस पार्टिकुलर लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे हर एक प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपके नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को डिराइव करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है जी बेटा? चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है जी? देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यानी बेटा किडनी जो होगी वो पेयर्ड होगी, यानी एक नहीं होगी बेटा, कितनी होगी? 2 होगी। आप देख भी पा रहे हो, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। क्लियर है बेटा जी? तो ये जो किडनी होती है यही हमारा फिल्टरिंग ऑर्गन होती है, या यहीं पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है जी? उसके बाद ये जो किडनी होगी, ये राइट और लेफ्ट दोनों किडनी से एक लंबी सी ट्यूब निकलती है, दैट इज नोन एज, दोनों साइड से बेटा, और जो यूरिन को बूंद बूंद लेके जाती है, तो ये बेटा अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर भी नंबर में कितना होगा बेटा? 2। तो बोला अ पेयर ऑफ यूरेटर। नेक्स्ट बेटा ये जो यूरेटर होगी बेटा, ये ओपन होगी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज यूरेनरी ब्लैडर। सुनिएगा बेटा जी, ये जो यूरेनरी ब्लैडर है, देखिए यहां से आपका किडनी से यूरिन बनेगा, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ये यूरिन फॉर्मेशन है, ये यूरिन बूंद 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 होके, बूंद 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 होके आपके कहाँ स्टोर होता रहता है बेटा? यूरेनरी ब्लैडर में। और ये यूरेनरी ब्लैडर इसीलिए इसको स्टोरेज ऑर्गन बोलते हैं, जहां पे यूरिन का स्टोरेज होता है। अब ऐसा नहीं होता बेटा कि बेटा किडनी ने फिल्टर किया और हम सुसु गए आए, सुसु गए आए, सुसु गए, हमेशा जाते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वहां से तो होता रहता है, यूरिन बनता है और यूरेटर से होते हुए यूरेनरी ब्लैडर तक पहुंचता रहता है, एकदम हमेशा चलता रहता है। लेकिन बेटा इस यूरिनरी ब्लैडर में जब एक मिनिमम अमाउंट बोले या मैक्सिमम अमाउंट बोले, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में जब ये बूंद बूंद जो सुसु होता है या बूंद बूंद जो यूरिन होता है, जब अमाउंट जो लार्ज अमाउंट बोले या फिर एक रिक्वायर्ड अमाउंट में बोले, जब फॉर्म होता है, तब ये बेटा हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है थ्रू अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा भी सिंगल है, यूरिनरी ब्लैडर भी सिंगल है। यूरेथ्रा वो ऑर्गन है बेटा जी जो कि हमारे मेल में पाया जाता है। फीमेल के केस में अगर बात करेंगे तो फीमेल के अंदर में भी तो भाई
एक ऑर्गन होगा जिससे आपका ऑब्वियसली यूरिन बाहर जाता होगा। तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने मेंशन किया हुआ है, फीमेल के अंदर में जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और जो मेल में होता है उसको बोलते हैं बेटा यूरेथ्रा। क्लियर है जी? दोनों पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा। तो बेटा ये है आपका पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या कंपोज्ड है भैया? राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, मतलब दो किडनी, वहां से दोनों तरफ से दो ट्यूब निकल के जाएगी जो इस यूरिन को जो कि आपके किडनी में बना उसको कैरी करके ले जाएगी स्टोरेज ऑर्गन दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में, ले जाके उसको स्टोर करेगी। तो दो है, राइट और लेफ्ट, दो यूरेटर हो गए। फिर बेटा जहां पे ये स्टोर होता है दैट इज क्या बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। कुछ समय के लिए स्टोर होता है, फिर बाद में ये रिमूव हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर है जी? तो यही है, याद रखना है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसके केस में? मेल के केस में। और बेटा वही एक्सटर्नल ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनिटलिया जहां से यूरिन बाहर निकलता है, आपके मेल में यूरेथ्रा कहलाता है, फीमेल में क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल। लिख लीजिएगा बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं। क्लियर है जी? सबसे पहले तो यही हमें जानना होगा। देखिए बेटा जी, एक एक करके हम फंक्शन पढ़ते रहेंगे। जो सबसे नॉर्मल सा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, जब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे एक छोटा पॉइंट, एक एक करके सबका फंक्शन हम जानते रहेंगे। ठीक है बेटा जी? सबसे पहले ये जो किडनी होती है, एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका लोकेशन का जिक्र किया है। देखिए बेटा, जब आप 11th में आओगे तो ये एक डेफिनेटली अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो बेटा जी ये जो किडनी होती है ये बेसिकली पाई जाती है बेटा जी कहाँ पे? ध्यान से सुनिएगा, इन द एब्डोमेन एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। कुछ इस साइड में होती है, ठीक है जी, एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन, ये दिस इज द एब्डोमेन, एब्डोमेन के पीछे वाले, और ये बीच में यहाँ पे क्या हो गई? ये हो गई आपकी बैकबोन। क्लियर है जी? तो इसके आइदर साइड में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है या लोकेशन दे रखा है किडनी का, फंक्शन तो बाद में देख लेंगे, किडनी का जो लोकेशन दे रखा है आप याद रखेंगे एकदम एज इट इज, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, और दोनों ये जो बीच से जा रही है ये है आपका क्या बेटा जी? ऑब्वियसली बैकबोन, और बैकबोन के एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन कुछ यहाँ होता है बेटा जी, कुछ यहाँ पे इसके आसपास में आपकी किडनी पाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। पहले तो ये बात आप नोट कर लीजिए बेटा, किडनी की जो लोकेशन दे रखी है। देखा बेटा जी, ये आपका किडनी का लोकेशन हो गया। जो किडनी, जब आप इसका शेप देखोगे बेटा तो आपको दिख रहा होगा कैसा? बीन शेप्ड का। तो ये जो किडनी होती है कैसी होगी बेटा? बीन शेप्ड की होती है। बेसिकली ये लोकेशन इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन हमें याद कर रखना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। जब आप 11th में आओगे बेटा तो आपको ये पता चलेगा, एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि किडनी आर रेडिश ब्राउन। कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री। ये जो थोरेक्स रीजन होता है, थोरेक्स की जो लास्ट वाली वर्टिब्री होती है, लास्ट थोरेक्स वर्टिब्री, देखिए एक्चुअली में 12 होते हैं तो लास्ट वाली क्या होगी? 12 होगी। 12 थोरेसिक वर्टिब्री एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्री, ठीक है। और 1 2 3 इसके बाद जो होती है ना, थोरेक्स के बाद में 1 2 3 लंबर वर्टिब्रिटी होती है, और उसी के एकदम पीछे डोर्सल साइड में आपका ये पाया जाता है। इतना नहीं याद करना है, ठीक है ना बेटा? बता दिया आपको, इतना नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि भैया लोकेशन कहाँ होगा? एब्डोमेन में और ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्री या बैकबोन के आइदर साइड में। क्लियर है जी? कैसी होगी शेप? शेप दिख रहा है, बीन शेप। इन दोनों के ऊपर एक बेटा दोनों साइड में ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ये सब
सारे हार्मोन्स हम देखेंगे जब आप पढ़ेंगे। एक चैप्टर दे रखा है बेटा हार्मोन वाला भी, वहां देखेंगे। तो ये जो दोनों किडनी के ऊपर पहाड़ जैसा, छोटा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, छोटा सा, वो है बेटा एड्रिनल ग्लैंड, जो कि बेसिकली कैसी होते हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये हार्मोन्स मदद करते हैं आपके क्या करने के लिए बेटा, बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा इमरजेंसी हार्मोन 3 फियर, फाइट और फ्लाइट के समय में जो हार्मोन हमारी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं वो यहीं से निकलते हैं। क्लियर है जी? तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बेटा जब आप देखोगे किडनी, चूंकि हमारे अंदर में जो मेन फिल्टरिंग ऑर्गन है वो क्या है बेटा, किडनी। तो बेटा सबसे पहली बात की जो फिल्ट्रेशन होगा वो यूरिन, ऑब्वियसली वो कहाँ होगा बेटा, फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली किडनी में होगा। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होगा, किडनी में होगा। क्लियर है जी? इसके साथ साथ में बेटा हमने पढ़ा था कि कुछ वेस्ट निकलती है, मस्कुलर वेस्ट, अगर याद होगा, याद हो बता, क्रिएटिनिन, कुछ वेस्ट। और हमारे अंदर में कौन सी वेस्ट प्रोड्यूस होती है भाई, यूरिया, यूरिया का रिमूवल, क्रिएटिनिन का रिमूवल, ये सब भी होता है किसकी मदद से बेटा जी, किडनी की ही मदद से होता है। इसके साथ साथ में बेटा अगर हमने कभी ड्रग्स खाया, जैसे मान लो कभी बीमार हुए तो हमने ड्रग्स खाया है, और वो भी डिस्चार्ज होगा किसकी मदद से बेटा, किडनी की मदद से। और जो आरबीसी जो डेड कर जाती हैं तो वो उनको तोड़ा जाता है, बाइल जूस उनको तोड़ती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दैट इज द बाइल पिगमेंट जिसको बोलते हैं बेटा, इनका भी रिमूवल बॉडी से आपके किडनी के माध्यम से ही होता है। क्लियर है जी? सो फंक्शन ऑफ किडनी, पहला तो हो गया बेटा प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, दूसरा रिमूवल ऑफ यूरिया जो कि वेस्ट कहते हैं, एंड क्रिएटिनिन जो कि मस्कुलर वेस्ट है, फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से निकाल के। भाई देखो ये सारा जो कचरा होगा वो क्या है बेटा, देखो हम क्या करते हैं, हम अपने घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद बेटा जो कचरा बचता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो उसी तरह से बेटा जो ब्लड होता है, जो वस्कुलर सिस्टम है, जो आपकी ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल के पास में, उसके साथ साथ में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट इनको भी तो लेता है ना। तो ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हुई है यूरिया के फॉर्म में, वो कौन निकालेगा भैया, किसके तरफ निकलेंगी, तो किडनी इसको फिल्टर आउट करके बाहर निकालता है, यानी ब्लड से बाहर निकालेगा और हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। क्योंकि बेटा अगर वेस्ट हमारी बॉडी में रहेगी तो हमारी मौत हो सकती है ना। रिमूवल ऑफ ड्रग्स एंड बाइल पिगमेंट, दैट इज द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन फ्रॉम द ब्लड, ये मेन फंक्शन है आपके किसका बेटा जी, किडनी का मेन फंक्शन है। क्लियर है जी? जरा इस बातों को नोट डाउन करेंगे बेटा जी। देखिए बेटा जी, अब ये जो आपका ऑब्वियसली जो यूरिन आपके किडनी में बना है, इट विल बी टेकन बाय द टू ट्यूब्स, दैट इज द यूरेटर टू द स्टोरेज ऑर्गन, दैट इज नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम किसका बेटा, यूरेटर का। यूरिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter in the urinary bladder। तो इसका सिंपल सा काम है यूरेटर का, ताकि बेटा यूरिन को कलेक्ट करे और ट्रांसफर कर दे कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर है जी? जहां पे इसका धीरे धीरे क्या होता है बेटा, स्टोरेज। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इसको बेटा जी। फिर हम आपका यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे जिसमें आपकी मस्कुलर लेयर होती है, दैट इज द डिट्रेसर मसल होती है, जो कि एक स्मूथ मसल होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वही से मैसेज जाता है आपके ब्रेन के पास में। चलिए बेटा जी, द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। जब आप यूरिनरी ब्लैडर को देखोगे बेटा, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बेटा बना होगा एक स्पेशल मस्कुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिट्रेसर मसल, जो कि बेटा एक स्मूथ मसल है। देखिए बेटा दो प्रकार की मसल होती हैं, एक होती है स्केलेटल मसल, जैसे कि हमारे हैंड की जो मसल है स्केलेटल, क्योंकि इसको हम घुमा सकते हैं, मुंडी की मसल घुमा सकते हैं। लेकिन बेटा कुछ ऐसी भी मसल होती हैं जो आपके विसरल ऑर्गन्स में होंगी। तो किडनी बेटा आपके विसरल ऑर्गन में आता है, यानी जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी के इनसाइड में मौजूद होता है उसको बोलते हैं विसरल ऑर्गन। तो बेटा ये किडनी एक विसरल ऑर्गन है, तो वो उसके अंदर में जो भी चीजें पाई जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल ऑर्गन की जो सेल होंगे उसको विसरल सेल बोलेंगे।
उनके अंदर में जो किडनी होती है बेटा, जो सॉरी किडनी के बाहर अगर बात करें आप, हम बात करें किसकी, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में एक मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल होती है, और जो भी स्मूथ मसल होगी बेटा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो डायरेक्टली कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो बेटा यहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसके अंदर में एक मसल पाई जाती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिन्होंने द डिट्रेसर मसल। डिट्रेसर मसल एक स्मूथ मसल है जो कि सीधे कंट्रोल होगी नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर, देखो बेटा होगा क्या, जब धीरे धीरे आपका सुसु बूंद 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 जब भरेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और जब ये बेसिकली 300 से 400 ml के आसपास होगा, तो बेटा ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये स्ट्रेच होंगे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो बेटा ये मैसेज लेके जाएंगे बेटा जी आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास में लेके जाएंगे। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर से जुड़े होते हैं न्यूरॉन्स। बेटा कोई भी न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेके जाता है ऑर्गन से आपके ब्रेन की तरफ, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो बेटा अब ये मैसेज चला गया कि बेटा आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से सुसु से भर गया है, यानी कि यूरिन से भर गया है। बेटा अब आपके दिमाग को मैसेज जा रहा है कि इसको आपको क्या करना है बेटा, बाहर निकालना है, रिमूव करना है। तो यूरेथ्रा की जो भी ओपनिंग है उसको ओपन कराइए भैया। तो जब तक ये मसल कंट्रैक्ट नहीं होंगी तब तक, तो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है, भरता गया। अब जैसे बैलून है, बैलून देखो, बैलून हम हवा भरते जाते हैं, बैलून बड़ा हो गया, जैसे खूब बड़ा हो गया, सपोज कर लीजिए कोई भी। तो बेटा जब बैलून बड़ा हो जाता है उसके बाद आप एक पकड़ लिए एक सिरा और बैलून बड़ा है, अब क्या करो, इधर से दबाओ इधर से छोड़ दो। इधर से दबाओगे तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा, आगे की तरफ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो प्रेशर होगा बेटा, ऑब्वियसली आपको इसको दबाना होगा। किसको दबाना होगा, यूरिनरी ब्लैडर को, तभी तो आपका यूरिन कहाँ आएगा, बाहर। तो देखिए ये जो मैसेज जो है स्ट्रेच रिसेप्टर से कनेक्टेड होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गई ब्रेन के पास में कि भैया 300 से 400 ml भर गया है, ठीक है जी, अब आपको सुसु करना चाहिए, ठीक है जी। तो जो लेके जाते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर है जी, ये लेके चले गए। फिर बेटा अब ब्रेन को जब मैसेज आएगा तो वो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से मैसेज देगा डिजायर्ड मसल को। तो यहां से ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से आपका मैसेज आएगा आपकी जो स्मूथ मसल है, कौन सी, डिट्रेसर मसल पे, और ये मैसेज को लेके आएगा कौन बेटा, मोटर न्यूरॉन्स। जैसे ही मैसेज आएगा बेटा, ये मैसेज होगा कंट्रैक्शन का। तो जैसे ही मैसेज आएगा जो ये मोटर न्यूरॉन्स लेके आएगा, आपका ये जो डिट्रेसर मसल होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर था, अब वो धीरे धीरे कहाँ आने लगेगा बेटा, यूरेथ्रा के अंदर में आने लगेगा। क्लियर है जी। फिर से एक बार समझ लीजिएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल से बना हुआ है, दैट इज डिट्रेसर मसल। और बेटा ये बेसिकली जो भी स्मूथ मसल होती हैं वो क्या होती है बेटा, किसके द्वारा कंट्रोल होंगी, नर्वस सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे इसी यूरिनरी ब्लैडर में आपके कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जब धीरे धीरे जब यूरिन बहुत ज्यादा भर जाएगा, इसके अंदर में 300 से 400 ml भर जाएगा, तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच करेगा, तो मैसेज जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा नर्वस सिस्टम पे कि भैया ज्यादा ही यूरिन बन गया, जल्दी से बाहर निकालो वरना मैं फट जाऊंगा भाई, ठीक है। तो तुरंत मैसेज लेके आता है मोटर न्यूरॉन आपकी डिट्रेसर मसल के पास में, और डिट्रेसर मसल कंट्रैक्ट कर जाती है। तो भैया जब दबाओगे तो सुसु कहाँ निकलेगा, बाहर, यानी यूरेथ्रा में निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of
एक्सपेंडेड ब्लैडर, यानी कि जितना ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है उतना होगा, लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक वहां से मैसेज ना आए ब्रेन से कि इसको पास आउट कराओ। द ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो कौन सी मसल से बना हुआ है, डिट्रेसर मसल, जो एक स्मूथ मसल है। सो इट इज अंडर किसके कंट्रोल में बेटा जी, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा। चलिए दोस्तों, द लास्ट पार्ट बेटा, जब डिट्रेसर मसल कंट्रैक्ट करेंगी तो ये जो यूरिन होगा आपके यूरिनरी ब्लैडर से निकल के बाहर आएगा यूरेथ्रा में, और जब ये यूरेथ्रा में आएगा बेटा जी तो यहाँ दो प्रकार के स्पिंचर पाए जाते हैं। ठीक है जी, दैट इज फर्स्ट जो होगा इंटरनल स्पिंचर, जो इनसाइड में होगा, और जो बाहर में होगा दैट इज द एक्सटर्नल स्पिंचर। जो इंटरनल स्पिंचर होता है बेटा वो स्मूथ मसल का बना हुआ होगा, तो अगेन इट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन बेटा जो बाहर वाला स्पिंचर होगा दैट इज द एक्सटर्नल स्पिंचर, वो स्केलेटल मसल से बना होगा। जैसे ये हमारा हाथ कौन से मसल से बना हुआ है, ये हम खुद मूव कर रहे हैं ना भाई, ये गर्दन के खुद मूव कर रहे हैं ना भाई, ये हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। तो जो बाहर वाला स्पिंचर है दैट इज द एक्सटर्नल स्पिंचर, वो बेटा कौन सा है बेटा, वॉलेंट्री यानी कि स्केलेटल मसल से बना हुआ है। तो बेटा आप कुछ समय के लिए जो अर्ज आया है सुसु जाने के लिए, तो कभी बहुत तेज लगा हुआ है, लेकिन ड्राइवर आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर मान लो किसी ट्रक में या बस में कभी ट्रेवल कर रहे हो या अपनी गाड़ी में, तो ड्राइवर से बोला भैया जल्दी रोक लो मुझे सुसु आई है, मान लो उसने नहीं रोका, बोला अभी यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाए, थोड़ा आगे रुकूंगा, ठीक है, सिटी के बाहर, तब तक आप उसको क्या करते हैं, ठीक है भैया 2-4 मिनट तो कंट्रोल कर लूंगा। तो आप कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, क्योंकि बेटा आपके पास में है एक्सटर्नल स्पिंचर। कैसे, एक्सटर्नल स्पिंचर, एक्सटर्नल स्पिंचर्स को कुछ समय के लिए हम कंट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे बेसिकली रिलैक्स कर लेंगे, बेसिकली अगर बोलेंगे तो बेटा एक्सटर्नल स्पिंचर वो हमारे कंट्रोल में होता है, कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं यूरिनेशन को, जो आपका यूरिन बाहर निकल रहा है दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन उसको बोलते हैं। जब यूरिन बाहर होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो आप मिक्चुरेशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बाहर वाला स्पिंचर जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खुलेगा। क्लियर है जी, फिर बैकवर्ड मैसेज चला जाएगा, फिर थोड़ा भर जाएगा आपका ब्लैडर। लेकिन बेटा जब बहुत ज्यादा अमाउंट में नियर अबाउट 600 से 700 ml के आसपास भर जाएगा तो बेटा अब बर्दाश्त करने लायक नहीं, तो हम तुरंत जाके क्या करते हैं बेटा, सुसु। क्लियर है जी, इट इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज डिस्चार्ज थ्रू आउट द बॉडी। यूरेथ्रा कंटेन 2 स्पिंचर, इंटरनल स्पिंचर जो कि स्मूथ मसल से बना होगा, एक्सटर्नल स्पिंचर जो कि स्केलेटल मसल से बना होगा। और बेटा स्केलेटल मसल से बना हुआ है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो अर्ज आया है, जो मैसेज आया है रिमूव करने के लिए, उसको थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि 2 साल कंट्रोल करने नहीं। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट, थोड़े समय के लिए ड्यू टू द एक्सटर्नल स्पिंचर हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है जी, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि बेटा ये यूरिन बनता कैसे है, बनता कैसे है। क्लियर है जी, पहले इसको नोट डाउन करेंगे बेटा जी। चलिए बेटा जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारे हैं मदन हलवाई, कौन है बेटा जी, मदन हलवाई। इनकी हम किडनी देखेंगे और इनका सुसु बनाना हम बेसिकली किस तरह से बनता है, क्या क्या चीजें होती है हम देखेंगे मदन जी के बीच में। ठीक है जी, तो छक्कन हलवाई, मदन हलवाई, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो बेटा ये इनकी किडनी हो गई, इधर है मान लीजिए इस साइड है तो राइट किडनी, इस साइड है तो लेफ्ट किडनी, बोल दिया भैया राइट किडनी, और ये आपकी हो गई लेफ्ट किडनी। बेटा अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताया था बेटा कि ह्यूमन के अंदर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। और ये यूरिया सिंथेसिस होती है, जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं उनको तोड़ा जाता है लीवर सेल के अंदर में, और लीवर सेल के अंदर में ही यूरिया फॉर्म होता है, और यही यूरिया धीरे धीरे आपके कहाँ पहुंचेगा, किडनी में पहुंचेगा, और किडनी उसको वाटर के साथ में मिलके यूरिया और वाटर जो मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं, और उसको एक्सक्रीट आउट करती है, बाहर निकालती है। तो बेटा सबसे पहले यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो बेटा
मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मान लीजिए हमारी लीवर सेल है। कौन सी सेल है? मेरी नहीं, छक्का नलवाई की है। लीवर है बेटा। लीवर के अंदर में क्या बना है बेटा जी? ऑब्वियसली यहाँ बना है बेटा, यहीं पे बनता है क्या? यूरिया। अब ये जो ताजा ताजा यूरिया बना है, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूरिया जो बना है, इट विल बी, देखो जो देखिए जो वेस्ट होती है ऑब्वियसली वेन्स ले जाती हैं, ये तो मालूम ही है। ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ऑब्वियसली आर्टरीज ले जाती हैं। तो ये वेस्ट है। तो बेटा जो वेन रिलेटेड होती है टू दैट ऑफ लीवर इज नोन एज द हिपैटिक वेन, और जो आर्टरी होगी रिलेटेड टू द लीवर, जो लीवर से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। तो यहाँ वेस्ट ले जाने की बात हो रही है। तो बेटा ये जो यूरिया इट विल बी टेकन बाय हिपैटिक आर्टरी, सॉरी हिपैटिक वेन, क्योंकि ये वेस्ट है। हिपैटिक वेन जो होगी बेटा वो कैरी करेगी यूरिया। बेटा ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये ताजा ताजा जो यूरिया बना है, तो अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन, तो इसका सबसे ज्यादा, देखो आपके लीवर से निकलेगा, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा बेटा हेपेटिक वेन में। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं बेटा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन हेपेटिक वेन। इधर मैं लिख देता हूं, हिपैटिक वेन के अंदर में क्या पाया जाएगा बेटा? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो बेटा हिपैटिक वेन के अंदर में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका यूरिया पाया जाएगा। फिर बेटा जो भी वेन्स होंगी वो आपके जाके ओपन होंगी मेजर वेना कावा में। ऑब्वियसली जो नीचे से आ रही बेटा, बॉडी के नीचे से आती है, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, क्लियर है जी? तो ये हिपैटिक वेन से जो आपका यूरिया आएगा, अब आएगा बेटा इंफीरियर वेना कावा में। फिर ये जो इंफीरियर वेना कावा होगी बेटा, ये जाके ओपन होगी इसमें बेटा जी, थोड़ा नीचे बना देता हूं, थोड़ा इसको नीचे बना देता हूं ताकि बाकी ऊपर भी तो बनाना है, थोड़ा दो चार चीजें मुझे बनानी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा इसको नीचे बनाता हूं। ये आपका हो गया हिपैटिक वेन, जहां पर बहुत ज्यादा यूरिया है। ये ओपन हो रही है किसमें बेटा जी? वेना कावा में। फिर ये वेना कावा बेटा ओपन होगा इनटू हार्ट। हार्ट के 4 चेंबर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा ये जो यूरिया होगा ये धीरे धीरे वेना कावा से होते हुए आपके ऑब्वियसली हार्ट में पहुंचेगा। लेकिन बेटा यहाँ जब तक ये हार्ट, देखो सबसे ज्यादा अमाउंट हिपैटिक वेन में है, लेकिन जब ये धीरे धीरे पहुंचता है तो बहुत कम अमाउंट में पहुंचता है आपके बेसिकली अगर बोलूं तो हार्ट की सेल्स के पास में। तो हार्ट की सेल्स को डैमेज करने का चांसेस काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। तो इन केस ऑफ हार्ट यूरिया इज प्रेजेंट इन लिटिल अमाउंट, दैट्स व्हाई सेल्स आर नॉट गेटिंग डैमेज। इसके बाद बेटा यहाँ से यही जो यूरिया इट विल बी ब्लड के माध्यम से तो जाएगा भाई, इट विल बी टेकन टू द लंग्स। क्लियर है जी? लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन कौन लेके जाएगी? ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी की वेन। बताइए आर्टरी की वेन, बताइए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये लेके चली गई। तो बेटा जी ये लंग्स के पास पहुंचा फॉर द ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर ये लंग्स से आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन।
फिर बेटा जी ये मेजर एओर्टा के माध्यम से यहां से निकलेगा, ये मान लीजिए एओर्टा है। फिर बेटा ये जो एओर्टा होगा, ये एओर्टा टूटेगा बेटा आर्टरीज में, ब्रेक होगा। तो बेटा जो आर्टरी जाएगी आपके कहां पे बेटा, किडनी के पास में, या द आर्टरी विच इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द किडनी इज नोन एज द रीनल आर्टरी, और जो वेन रिलेटेड होती है टू द किडनी दैट इज नोन एज द रीनल वेन। तो बेटा इसके बाद ये आर्टरीज में टूट जाएगा। तो जो आर्टरी यहां पहुंचेगी, किडनी के पास में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रीनल आर्टरी। तो बेटा इस रीनल आर्टरी में क्या क्या चीजें हैं, देखिए एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेटा किडनी की सेल्स हैं तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेटा इस एओर्टा से होते हुए जो आर्टरीज हैं इसमें मौजूद होगा बेटा जी ऑक्सीजन, और साथ साथ में बेटा जो यूरिया आया है, तो यूरिया को मैं ब्लैक ब्लैक कलर से दिखाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, ठीक है जी। ये यूरिया जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, तो यूरिया जो कि वेस्ट है, यूरिया जो कि वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा जो रीनल आर्टरी है वो क्या लेके आ रही है, एक तो ऑक्सीजन, भाई ब्लड ऑब्वियसली भाई हार्ट से आ रही है, तो हार्ट से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है ना, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ वेस्ट भी है दैट इज यूरिया। तो बेटा ये लेके आ रही है ऑक्सीजन और क्या लेके आ रही है यूरिया। अब ये क्या करेगी बेटा, यहाँ पे इनकी सेल्स को क्या देगी बेटा जी, पहला काम तो जो किडनी की सेल्स होंगी उनको क्या देगी बेटा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन देगी। तो इधर लिख देता हूं बेटा रीनल आर्टरी, द आर्टरी विच इज रिलेटेड टू द किडनी इज नोन एज रीनल आर्टरी। पहला क्या करेगी बेटा, प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजन टू द किडनी सेल। तो किडनी सेल को सबसे पहले ऑक्सीजन देगी, इसके बाद बेटा जी ये जो वेस्ट लेके आई है, जो यूरिया लेके आई है, ये भी आपको दे देगी किसको बेटा जी, किडनी को, कि ये लो ये वेस्ट है, मैं इसको अब कैरी नहीं कर पाऊंगी, अब ये तुम्हारा काम है, इसे यूरिन बनाओ घंटा बनाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये लो मुझे लाना था मैंने लाके तुमको दे दिया। तो ये जो यूरिया होगी इसको किसको दे देगा भैया, ऑब्वियसली किसको दे देगा, किडनी को। तो दूसरा काम जो होगा रीनल आर्टरी को, ये क्या करेगा बेटा, रीनल आर्टरी क्या कर रही है, अब ये रिमूव कर देगी, रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड गिव इट टू किडनी, और वो किडनी को दे देगी ताकि लो अब तुम फिल्टर कराओ, मुझे इससे लेना देना नहीं है, फिल्टर कराओ यूरिन बनाओ कुछ भी बनाओ। क्लियर है जी। तो रीनल आर्टरी का दो फंक्शन हो गया, पहला तो बेटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और जो यूरिया है उसको उस ब्लड वेसल से निकालना और किसको दे देना, किडनी को देना। ये दो काम होते हैं आपके रीनल आर्टरी के। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे बेटा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। नोट डाउन कर लिया बेटा, क्लियर है। देखिए अब क्या होगा बेटा जी, ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा अब चूंकि सेल्स ने यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजन, यानी अब उसने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर दिया तो प्रोड्यूस करेगी वेस्ट। वेस्ट जो होगी, जो वेस्ट आपके, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ ठीक है कुछ समय के लिए, ठीक है। जो यहाँ से वेस्ट निकलेगी उसको कैरी करने के लिए कौन आएगा बेटा जी, रीनल वेन। कौन आएगी, रीनल वेन। तो बेटा जब सेल्स ने यूटिलाइज कर लिए, किडनी की सेल्स ने ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कौन कैरी करेगा, रीनल वेन।
और उसके बाद में इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, भाई इधर से भी तो आएगा, इधर से भी आपकी वेन निकलेगी, रीनल वेन। और ये बहुत सारी रीनल वेन क्या होंगी बेटा, ये सारी वेन्स जो होंगी बेटा ये ओपन कर जाएंगी वेना कावा में। इसमें बेटा जी आपके वेना कावा में ओपन हो जाएगी। तो जो रीनल वेन है बेटा इसका काम क्या हुआ बेटा, जो ऑक्सीजन इसने किडनी सेल्स ने लिया इसकी मदद से उसने रेस्पिरेशन किया होगा और क्या प्रोड्यूस किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेस्ट को लेके जाएगा, ठीक है, और इसको वेस्ट को कहां पहुंचा देगा, ये वेना केवा में पहुंचा देगा। अब बेटा मैं एक चीज अगर पूछूं बेटा, सारा का सारा मोस्टली जितना भी यूरिया था वो कहाँ चला गया, किडनी में चला गया ना बेटा, वो तो किडनी ने ले लिया, अब वो किडनी उससे यूरिन बनाएगी जो करना होगा। तो बेटा इस जो रीनल वेन है इसके अंदर में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ही तो आपका यूरिया बचेगा, बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो आपको याद रखना है द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ मौजूद है, हिपैटिक वेन में। तो उसी तरह से सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि सारा यूरिया किसने ले लिया, किडनी ने ले लिया ना, क्योंकि रीनल आर्टरी लेके आई थी, ऑक्सीजन दिया और साथ साथ में उसको क्या दे दिया, यूरिया दे दिया, ये लो तुम्हारा यूरिया, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटा जो आपका रीनल वेन है जब ये वापस लेके जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ठीक है जी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा और बहुत ही कम हो सकता है, थोड़ा आ जाए, वैसे तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट में आपका यूरिया होगा। सो पूछा जाएगा, अगर पूछेगा कि लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन विच वेसल, तो याद रखिएगा रीनल वेन। किसमें बेटा जी, रीनल वेन। तो जो रीनल वेन का मेन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं बेटा जी। सबसे पहला फंक्शन है, ये क्या करता है बेटा, टेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम किडनी सेल एंड ट्रांसफर इट इनटू, और इसको ट्रांसफर कर दे रहा है किसमें बेटा जी, देखिए ये कौन सा है, वेना कावा, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, सेम ही है, वेना कावा में। जो मेजर वेन होती है उसको बोलते हैं वेना कावा। थ्रू दैट it reaches to हार्ट, इसकी मदद से वो हार्ट के पास में पहुंच जाता है और वहां से बाकी सब ऑक्सीजनेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में यूरिया पाया जाएगा। यूरिया इस रीनल वेन में भी पाया जाएगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, रीनल वेन हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। क्लियर है जी, सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया आपके रीनल वेन में पाया जाता है और सबसे ज्यादा, चूंकि ताजा ताजा बना है तो वो हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका यूरिया पाया जाएगा। तो हमारा एक उद्देश्य तो हो गया बेटा, यूरिया को हमने पहुंचा दिया किडनी के पास में, ये लो किडनी यूरिया, अब तुम इससे यूरिन बनाओ या घंटा बजाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रही है रीनल आर्टरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, रीनल आर्टरी कह रही है। क्लियर है जी, तो ये सारी चीजें होती हैं ड्यूरिंग। अब तो यूरिया को मैंने पहुंचा दिया है आपके किडनी के पास में। अब हम किडनी के अंदर में ऐसी कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है बेटा, तो हर किडनी के अंदर में देखिए राइट और लेफ्ट किडनी, दोनों किडनी की अगर बात करें बेटा, जैसे कि मैंने बोला कि भाई अब जो जितना भी यूरिया था वो सारा पहुंच गया है कहाँ भैया जी, ऑब्वियसली किडनी के पास में। अब ये जो किडनी होगी ये आगे क्या करती है, किडनी पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं बेटा किडनी इज द फिल्ट्रेशन ऑर्गन और ये किडनी के अंदर में ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये किडनी के अंदर में ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, चाहे राइट किडनी हो चाहे लेफ्ट किडनी हो,
हर किडनी के पास में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेफ्रॉन्स। और हर किडनी में, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, हर किडनी यानी राइट किडनी में भी 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन होंगे और लेफ्ट वाले में भी 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो टोटल कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं दोनों किडनी को मिला के? तो 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं दोनों किडनी में। एक किडनी की बात पूछेगा तो बेटा उसको बोलेंगे 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। और यही जो नेफ्रॉन्स होते हैं यही मदद करते हैं किस चीज के फॉर्मेशन में? यूरिन प्रोडक्शन या यूरिन फॉर्मेशन में मदद करेंगे आपके यही नेफ्रॉन्स। क्लियर है जी? Each kidney contains 1 million of complex tubular structure that is called as nephrons। और nephrons को ही बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है जी? जो कि मदद करती है यूरिन फॉर्मेशन में। देख लीजिए, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन्स इधर में, 10 लाख नेफ्रॉन्स इधर में। क्लियर है जी? जैसा कि मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था बेटा हर सेल को बाय द हेल्प ऑफ ब्लड पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है आपके सेल्स के द्वारा, जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर बेटा वहां पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको उसी ब्लड के माध्यम से लंग्स के पास में भेजा जाता था और बेटा लंग्स उसको बाहर में, ऑब्वियसली बाहर भेज देता था आपकी बॉडी से बाहर। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्या बेटा वेस्ट है। तो उसी तरह जो यूरिया हमारे लीवर में बना है इट मस्ट बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, अदरवाइज इट कैन लेड टू द डैमेज टू आवर सेल, टू आवर ऑर्गन, टू आवर बॉडी। क्लियर है जी? तो जो भी यूरिया बना है इसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा भाई। तो इसको फिल्टर आउट, देखो तो किडनी करती क्या है बेटा, ये फिल्टर आउट करती है। ये ब्लड में जो वेस्ट जा रहे हैं उन सारे वेस्ट को किडनी को सौंप के टाटा बाय बाय कर लेगी, ये अब तुम कुछ भी करो, और फिर आपका बढ़िया सा ब्लड लेके वापस आ जाएगी। क्लियर है जी? तो जो भी वेस्ट है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट को बाहर निकालना ब्लड से, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसी को तो बोलेंगे बेटा ब्लड ने दे दिया आपके किडनी को। अब किडनी यूरिन बनाए, बैठ के बनाती रहे। The purpose of making urine is to filter out। यूरिन बनाने का मतलब क्या है? To filter out waste product। देखिए क्यों? क्योंकि बेटा यूरिन जब हम पढ़ेंगे बेटा तो जो यूरिन होता है उसके अंदर में जो वाटर जाता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा। मान लीजिए अगर हम डेली बात करें तो एक दिन के अंदर में टोटल जो वाटर फिल्टर आउट होता है बेटा वो होता है 180 लीटर। आप क्या सुसु 180 लीटर करते हो तो बताओ? आई डोंट नो एनी पर्सन जो कि भैया 180 लीटर का सुसु करता हो। क्लियर है जी? हम मुश्किल से कितना करते हैं बेटा? 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं, यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। तो बाकी जो 99% वाटर होता है बेटा वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो वेस्ट है केवल वो बाहर निकलता है 1 से 1.5 लीटर। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा। फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। इट इज देन नो सरप्राइज, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि नेफ्रॉन होती है वो पाई जाएगी किडनी में। तो हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा आपके नेफ्रॉन्स का, और एक एक पार्ट को हम संधि विच्छेद करेंगे, यानी एक एक पार्ट को समझेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन्स का उसको पढ़ेंगे भैया। ग्लोमेरुलस क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, आपका लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। कई लोग सोचते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन ध्यान रखना बेटा कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि बेटा बहुत सारे आपके नेफ्रॉन्स के डीसीटी कनेक्ट होते हैं और वो खुलते हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट में, तो वो एक पार्ट नहीं है आपके नेफ्रॉन्स का। हम लिखेंगे इस बात को, डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो आने वाला है वो हम पढ़ेंगे बेटा नेफ्रॉन। पहले इस बात को लिख लीजिएगा बेटा। चलिए बेटा जी आते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पे। किसका स्ट्रक्चर बेटा? नेफ्रॉन्स का, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके किडनी का। और बेटा इसी के अंदर में यूरिन फॉर्मेशन होगा। जो बेसिक जो नेफ्रॉन होता है बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द पहला पार्ट, इंग्लिश और हिंदी मिक्सअप हो गया। फर्स्ट पार्ट दैट इज द ग्लोमेरुलस, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? रीनल ट्यूब्यूल्स। पहले बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बेटा जी, तो जो ब्लड होगा उसकी एंट्री होती है एफरेंट आर्टेरियोल से, जिसका डायामीटर बड़ा होगा। उसके बाद बेटा आप देख रहे होंगे ग्लोमेरुलस, दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। यह कैपिलरी का गुच्छा होता है, टफ्ट मतलब गुच्छा। और उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल, क्लियर है जी, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। सॉरी गलत हो गया बेटा। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा होगा और जो इफरेंट आर्टेरियोल होगा उसका डायमीटर काफी छोटा होगा। तो बेटा जब आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लड यहाँ ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, और इधर चूंकि इसका ल्यूमेन काफी पतला हो गया बेटा, तो काफी धीरे धीरे ब्लड जाएगा। तो बेटा इधर से आ ज्यादा रहा है, निकल कम रहा है, तो प्रेशर कहाँ लगता है? ये आपके ग्लोमेरुलस यानी कि स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज के ऊपर लगता है। और ये कैपिलरीज लीकी होती हैं, तो जो ब्लड के अंदर में आपका यूरिया है यानी जो वेस्ट है वो बेटा ड्यू टू दिस प्रेशर, जो प्रेशर आपके ग्लोमेरुलस में बन रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड आ रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लड जो आ रहा है उसका ल्यूमेन काफी बड़ा है, तो लार्ज अमाउंट में ब्लड जा रहा है। फिर आपके ग्लोमेरुलस, और जो जब निकल रहा है बाहर तो ल्यूमेन काफी छोटा कर दिया, तो बेटा ब्लड बहुत कम निकल रहा है ना बेटा। तो यहां से ब्लड काफी कम निकल रहा है, तो प्रेशर कहां लगा रहा है? स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज पे। यहाँ पे जब ये कैपिलरी के ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो जो मटेरियल आपके ब्लड में बह रही है, जैसे वेस्ट हो, वाटर हो, आयंस हो, ग्लूकोज हो, ये लीक करके चले आते हैं बेटा वुमेन्स कैप्सूल में। किसमें आ जाएंगे? वुमेन्स कैप्सूल में, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर है बड़ा और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर है छोटा। क्लियर है जी? नाउ जो पार्ट है आपका, बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद देखेंगे आपका पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनलेज लूप। जो नीचे की तरफ आ रही है लिम्ब, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो ऊपर की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे बेटा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन द लास्ट पार्ट दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होगी एक कॉमन डक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कलेक्टिंग डक्ट। यानी ये यूरिन बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी ओपन हो गए कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का, याद रख लीजिएगा बेटा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का ये पार्ट नहीं है आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है जी? वो कलेक्ट कर रहा है यूरिन को और बाहर ले जाके फेंकेगा। बेटा सबसे पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस। इस पूरे को मिला के, जैसे इफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इन सबको मिला के बोला जाता है बेटा ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा जी? ग्लोमेरुलस। चूंकि जो ब्लड आ रहा था वो रीनल आर्टरी से आ रहा था, जब वो टूटेगा छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में तो उसी को बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर है जी? ग्लोमेरुलस इज बेसिकली टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब गुच्छा है कैपिलरीज का, और काफी थिन वॉल्ड है, बहुत ही पतली वॉल होगी, फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। देखिए एफरेंट आर्टेरियोल जो कि डायमीटर उसका क्या बेटा काफी बड़ा है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज टेकन अवे। देखिए ग्लोमेरुलस से जो ब्लड होगा वो लेके कौन जाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल, जो बाहर लेके जाएगा, जिसका डायमीटर क्या है बेटा? छोटा।
फिर बेटा ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये आगे जाके कुछ कैपिलरीज में डिवाइड होता है और ये आगे जाके छोटी 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 कैपिलरीज में डिवाइड होगा, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं भाई जी? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के माध्यम से सॉरी जो इफरेंट आर्टेरियोल होगा ये फर्दर डिवाइडेड होगा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज चारों तरफ आपके ये जो नेफ्रॉन होंगे उधर पाई जाएंगी। कुछ जो होंगी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज लार्जली पाई जाती हैं जो लूप ऑफ हेनले रीजन होगा उधर पाई जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी वासा रिक्टा। क्या बोलते हैं बेटा जी? वासा रिक्टा। क्लियर है जी? और ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी ये इधर में फैली होंगी, इधर में इधर में इधर में इधर में फैली होंगी, इधर में फैली होंगी, ठीक है। लेकिन वही जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो केवल आपके लूप ऑफ हेनले में पाई जाती है उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, दैट इज वासा रिक्टा। वो भी है आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है जी। द इफरेंट आर्टेरियोल, देखिए इफरेंट आर्टेरियोल किसमें टूट रहा है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। Emerging from the glomerulus form a capillary network around the renal tubule called as the peritubular capillaries, और वही जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपके लूप ऑफ हेनले में होंगी उसको वासा रेक्टा बोलेंगे। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop and form a U-shaped vasa recta। क्या बना लेगा बेटा जी? U-shaped vasa recta। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज द ग्लोमेरुलस, जो कि बेटा एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल से बना होगा। चूंकि इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर काफी छोटा है, जो ब्लड जाएगा तो यहाँ प्रेशर लगेगा, तो इसी प्रेशर की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होकर चीजें नीचे आ जाएंगी, वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर में स्लिट्स पाए जाते हैं, तो इस स्लिट्स के माध्यम से आपके वुमेन्स कैप्सूल में चीजें आ जाएंगी, जैसे कि वाटर आ जाएगा, आयंस आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ से फिल्टर आउट, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम, तो प्रेशर लग रहा है कैपिलरीज पे, तो कैपिलरीज की वजह से कैपिलरीज लीकी होती हैं, और लीकी होने की वजह से बेटा चीजें आ जाएंगी आपके वुमेन्स कैप्सूल में, यानी इस नेफ्रॉन के अंदर में। क्लियर है जी? जरा नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले बेटा रीनल ट्यूब्यूल। तो पहला पार्ट तो हो गया ग्लोमेरुलस, अब हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल। थोड़ा मैं इसको वासा रेक्टा को डिलीट कर देता हूं ताकि कॉम्प्लेक्स ना रहे, आपका स्ट्रक्चर साफ साफ दिखे तो अच्छा रहेगा। आप बस ध्यान रखिएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी चारों तरफ पाई जाती है, ध्यान बस ये बात रखनी है आपको कि पूरे तरफ आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पाई जाएंगी। और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपके हेनलेज लूप में होंगी उनको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्लियर है जी? ठीक है बेटा, ये है आपका डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले पीसीटी, दिस इज द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है जी? तो ये बातें सबसे पहले हमने पढ़ ली ग्लोमेरुलस के बारे में। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल पार्ट। तो ट्यूब्यूल पार्ट में होगा वुमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और सारा जो यूरिन होगा वो आपके कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा वुमेन्स कैप्सूल। क्लियर है जी? चलिए बेटा जी, द सेकेंड वन दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल्स। देखिए रीनल ट्यूब्यूल यहां से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज वुमेन्स कैप्सूल। ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है बेटा ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, एक बाहर में लेयर है, एक नीचे में लेयर है। तो कितनी लेयर होगी बेटा? डबल लेयर्ड। सो द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, चूंकि जो कप की तरह इसका स्ट्रक्चर है, कॉल्ड एज द वुमेन्स कैप्सूल। और जब आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्लोमेरुलस उसी के अंदर में इंक्लोज्ड है, इसी के अंदर में
भरा हुआ है या इसी के अंदर में फंसा हुआ है, विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। एक पॉइंट बेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ लिखवा दिया है, थोड़ा मेहनत करके इसको पढ़िएगा। इन दोनों को मिला के वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के बोला जाता है बेटा रीनल कैप्सूल या मैल्फिगियन बॉडी। मैंने लिखा है यहाँ पे ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा जी आपके वुमेन्स कैप्सूल को, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल पाई जाती है, दैट इज द नेम ऑफ दैट सेल इज पोडोसाइट सेल। कौन सी सेल? पोडोसाइट सेल। और ये पोडोसाइट सेल में छोटे छोटे स्लिट पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो चीजें यहाँ से आएंगी ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरी से लीक करके आएंगी, जैसे कि वाटर आ गया, आपका ग्लूकोज आ गया, तो ये सारी चीजें इस पोर्स के मदद से आपके वुमेन्स कैप्सूल में आएंगी। तो मैंने वो भी लिख दिया, वुमेन्स कैप्सूल कंटेन्स पोडोसाइट सेल विथ स्लिट पोर्स। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये आपका नीचे पोडोसाइट सेल है, ऊपर में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ दिख रहा है दैट इज द स्लिट पोर्स। इन्हीं पोर्स से आपका वाटर, मिनरल, आयरन जो भी आपके लीक करके आपके कैपिलरी से आएंगे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखिए बेटा अब जो नेक्स्ट पार्ट है या जो सेकेंड पार्ट है आपके रीनल ट्यूब्यूल का, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है बेटा, यानी सीधी बात है कि वुमेन्स कैप्सूल ओपन होगा किसमें? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल होती हैं, और उनके बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। देखिए ऐसी होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और बॉर्डर पे माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। और बेटा आप और मैं जानते हैं माइक्रोविलाई का जिक्र किया था कहाँ पे बेटा? इंटेस्टाइन में, याद है? जहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में माइक्रोविलाई पाई जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है? ज्यादा। तो बेटा चूंकि ये बॉर्डर पे है, क्यूबॉइडल सेल के बॉर्डर पे है, इसको बोलते हैं दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज द ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ब्रश में जैसे आपके लगे होते हैं, तो जो टूथ ब्रश की बात कर रहा हूँ, तो एकदम बॉर्डर पे आपके माइक्रोविलाई लग रहे होंगे बेटा, तो इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जितनी भी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की जो सेल होती हैं वो उनके अंदर में पाया जाता है बेटा माइक्रोविलाई, जो कि बेसिकली हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये जो उनके अंदर में जो माइक्रोविलाई पाया जाता है बेटा, ये सरफेस एरिया को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में मदद करने को मिलती है। यानी जो भी चीजें, जो जरूरी चीजें, देखिए यहाँ से जो चीजें आपके यूरिन यानी कि यूरिया के साथ साथ में कुछ जरूरी चीजें भी आ जाएंगी, अभी हम पढ़ेंगे। तो उन जरूरी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि 180 लीटर वाटर तो निकलता नहीं है ना बेटा, सारा वाटर क्या हो जाता है? 99% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 1% वाटर केवल बाहर निकलता है। 1 से 1.5 लीटर के आसपास में होता है कितना बेटा फिल्टर? 180 लीटर, निकलता कितना है? 1 से 1.5 लीटर। तो 99% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इनका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा बेटा, या एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? यही पीसीटी से होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोविलाई पाई जाती है। द सेकेंड पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल कौन बेटा? पीसीटी। द वुमेन्स कैप्सूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड, ये भी ज्यादा कॉइल्ड नेटवर्क होता है, दैट इज नोन द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी शोज द सेल्स विद द, यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे उसमें ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस होगा, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम formed of the microvilli that increases the surface area for the absorption। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा कहाँ बेटा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। क्लियर है जी? नोट डाउन करिएगा बेटा जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि बेटा जब यहाँ पे से ब्लड आएगा यहाँ पे तेजी से आएगा आपके एफरेंट आर्टेरियोल से, और चूंकि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर काफी छोटा है, तो प्रेशर से
इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में आपके कुछ आयंस आएंगे, कुछ वाटर आएगा, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आएगा, और भैया सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिया आएगा। क्लियर है जी बेटा? मोस्टली जो चीजें होंगी वो आपके रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी पीसीटी से ही, देखेंगे हम। लेकिन बेटा इसके अंदर में जो वाटर और यूरिया होगा ये धीरे धीरे आपके इधर से फ्लो करते हुए जाएगा ऑब्वियसली। तो ये जो नीचे है बेटा, द नीचे वाला स्ट्रक्चर यानी कि जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट इज द हेनलेज लूप। जो नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, जो थिन होता है, और जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि थिक होता है। चलिए जी, डायमीटर की बात कर रहा है। तो बेटा जो ये यूरिया और जो ब्लड आ रहा है और जो आयंस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ग्लूकोज जो होगा मोस्टली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज पूरी तरह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। लेकिन जो यूरिया है, वाटर है, आयंस, ये धीरे धीरे मूव करते हुए आएंगे आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। क्या आया बेटा? वाटर, यूरिया, कुछ आयंस। चूंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है बेटा जी, ये जो होगा ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। किसके लिए बेटा जी? इम्परमिएबल होगा किसके लिए? वाटर के लिए। सॉरी, नॉट परमिएबल होगा बेटा, सॉरी एक मिनट। ये जो आप देखेंगे डिसेंडिंग, जब नीचे आएंगे तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये परमिएबल होगा टू वाटर के लिए एंड इम्परमिएबल होगा आयंस के लिए। इसका मतलब क्या बेटा? सुनिएगा, इसका क्या मतलब है जरा समझिएगा बेटा। जब यहां से वाटर आएगा बेटा, तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है यानी कि और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यहाँ पे वाटर जब ये पास होगा आपके डिसेंडिंग लूप से, तो ये वाला जो सेक्शन है ये परमिएबल है वाटर के लिए। तो जो वाटर इसके अंदर बह रहा है बेटा, चूंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे मान लो H2O का लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे H2O का हाई कंसंट्रेशन है, तो सिंपली ये वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि ये परमिएबल है। किसके लिए बेटा जी? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो परमिएबल है वाटर के लिए। तो वाटर जो होगा इसके ल्यूमेन से, आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप के ल्यूमेन से बाहर निकल के आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। बेटा अगर कहीं से भी बाहर, अगर कहीं से भी या किसी भी रिएक्शन में H2O की मात्रा कम होती है, यानी बेटा पहले H2O ज्यादा था, आयंस, यूरिया, वाटर काफी ज्यादा था, लेकिन बेटा कभी भी किसी भी जगह से जरा ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जहां पे वाटर का अमाउंट काफी कम होता है, और बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब आप यहाँ देखोगे बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो वाटर जब यहाँ से जाता है, चूंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल है वाटर के लिए, तो वाटर उछल उछल के बाहर आ जाता है। तो बेटा इस यूरिया के साथ में आयन है, बेटा वाटर काफी क्या हो गया? कम। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे वाटर की मात्रा काफी कम हो जाती है ल्यूमेन में, क्योंकि ल्यूमेन से वाटर कहाँ गया? बाहर। ल्यूमेन से वाटर कहाँ गया? बाहर। तो इसको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, वो होगा आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन यानी यूरिन में से वाटर काफी अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होगा आपके कहां पे बेटा जी?
ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। क्लियर है जी। हेनलेज लूप देख लें, और हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल व्हिच हैज डिसेंडिंग लिम्ब, जो कि थिन वॉल्ड होगा। पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कई लोग कहेंगे क्या लिखा हुआ है। थिन वॉल्ड होगा, और जो असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब बोला है, जो कि थिक वॉल्ड होगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जैसा कि मैंने बताया कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होगा आयंस के लिए। तो यहाँ से आयन बाहर नहीं निकल पाएगा, यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन केवल ये परमिएबल है वाटर के लिए, तो वाटर बाहर निकल के चला आता है। तो बेटा वाटर जब बाहर निकल के, किसी भी सोल्यूशन में वाटर की मात्रा काफी कम हो जाती है, देन दैट सोल्यूशन इज नोन एज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। So descending limb of loop of Henle is permeable to water, impermeable to ions, so it help in concentration of urine। यानी बेटा वाटर देख रहे हो निकाल लिया। क्लियर है जी। नेक्स्ट जब देखेंगे बेटा ascending limb of loop of Henle, जब आप इसकी बात करेंगे तो ये बेटा, ये जो होगा ये इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए, इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए, यानी वाटर इधर से बाहर नहीं जा पाएगा, यहाँ पे वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा, जो वाटर है वही कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन रहेगी, वाटर बाहर नहीं जा पाएगा। बट परमिएबल टू आयंस, परमिएबल टू आयंस, तो यहां से जैसे मान लो सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये तो बाहर चले जाएंगे, सोडियम पोटेशियम ये आयंस है। चूंकि ये परमिएबल है तो ये बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके आयंस चले जाएंगे, सोडियम आयन पोटेशियम आयन ये चले जाएंगे। लेकिन बेटा जी वाटर नहीं जा रहा है, तो वाटर यहाँ पे एज इट इज प्रेजेंट है, यानी यहाँ से वाटर रिमूव नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वाटर का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, तो बेटा जी इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन ऑफ यूरिन इज डन बाय आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से केवल आपके आयंस एक्सचेंज होंगे, आयंस बाहर जाएंगे। इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू आयंस, हियर डाइल्यूशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस, यहाँ पे डाइल्यूट होगा, H2O का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये आपका है बेटा दूसरा पार्ट, दैट इज द आपका हेनलेज लूप। अब द नेक्स्ट पार्ट इज द DCT, दैट इज द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये पार्ट बचा बेटा, वो हम पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए बेटा जी, अब ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा बेटा, ये फर्दर ओपन होगा इनटू अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द DCT, या जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये आपके खुलेगा किसमें बेटा जी, DCT के अंदर में। फिर ये DCT अब एक ही नेफ्रॉन का नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन का DCT एक साथ आएगा और वो ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वो बेसिकली जब बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT अपना सिक्रेशन देंगे, यानी जो यूरिन बना होगा, वो जो यूरिन बना होगा उसको पास आउट करा देंगे कहाँ पे बेटा जी, कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर है जी। यहाँ पे जो DCT दिखता है बेटा, यहाँ DCT की जो सेल्स होंगी वहां से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। किन किन चीजों को भेजा जाता है फिर से पेरिक्यूलर कैपिलरीज में, ध्यान से देखिएगा, 3 चीजों को भेजा जाता है बेटा, यहां से लेके सोडियम आयन, फिर आपका यहां से मैं दे देता हूं, इधर आपको मैं DCT इधर नीचे लिख देता हूं, ठीक है। यहां से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम आयन का,
और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा बाइकार्बोनेट आयंस का इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर है जी? जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सारा जो डीसीटी के अंदर में जो आयंस होंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, और आपके H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी बेटा डीसीटी से ये चीजें आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में मूव कर जाएंगी, इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। सो फ्रॉम डीसीटी देयर विल बी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, H2O यानी वाटर, और HCO3 माइनस का मतलब होता है बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर है जी? तो लास्ट पार्ट है, दैट इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कोइल्ड tubular region that is known as the convoluted tubule. The DCT of many nephrons, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे नेफ्रॉन्स की DCT ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जो कि पार्ट नहीं है आपके नेफ्रॉन का। The DCT of many nephrons, देखिए क्या लिखा है, many nephrons open into a straight tube that is called as the collecting duct which is not a part of nephron, जो कि पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का। लिख लीजिएगा बेटा जी, इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ये धीरे धीरे कंबाइन होके आपके खुलती हैं किसमें बेटा जी? ऑब्वियसली जो वेन होगी, दैट इज नोन एज द रीनल वेन। क्लियर है जी? और फिर वहां से आपका बेसिकली वेस्ट मटेरियल को लेके ये बाहर आपके हार्ट को देगी, हार्ट इसका फिर से ऑक्सीजनेशन करा देता है। क्लियर है जी? तो इतने सारे पार्ट्स थे बेटा आपके नेफ्रॉन्स के। मैंने बता दिया कि दो पार्ट होता है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या होता है बेटा जी? रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में एक एक पार्ट को मैंने कराया, सबसे पहले वुमेन्स कैप्सूल, फिर कराया आपका पीसीटी, फिर कराया आपका लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है जी? कलेक्टिंग डक्ट पार्ट नहीं है आपके रीनल ट्यूब्यूल्स का या आपका नेफ्रॉन का। क्लियर है जी? ध्यान रख लीजिएगा बेटा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके जी? तो बेटा अगर आपको ये पार्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट में हम यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आपका जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये 3 स्टेप हम देखेंगे। क्लियर है? उसके बाद आपके एनसीईआरटी में शायद डायलिसिस दे रखा है, वो देख लेंगे, और छोटा सा पार्ट दे रखा है आपके किस चीज के बारे में? ऑब्वियसली दे रखा है एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट। क्लियर है जी? वो सारी चीजें हम कंपाइल करके नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर का द एंड करेंगे। क्लियर है जी? तो बेटा अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस सब सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले बेटा जी। थैंक यू ऑल।